नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक के ऊपर दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ वो निचले स्तरों से लगभग 95%, जी हाँ दोस्तों, 95% की तेज़ी आपको दिखा चुका है पिछले 1 सालों के अंदर। और अब जो रिपोर्ट निकल के आई है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल की, वो एक बड़ा झटका निवेशकों को दे सकती है, क्योंकि उसने जो पॉइंट्स बताए हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं स्टॉक के ऊपर कि कैसे आने वाले समय में एक बहुत बड़े चैलेंजेस इस कंपनी को फेस करने पड़ेंगे। इनके जो तमाम वर्टिकल्स हैं दोस्तों, बिजनेस वर्टिकल्स, वहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। कैसे? जो मार्जिन है वो ऑलरेडी पीक्ड आउट हो चली है। और इतना ही नहीं दोस्तों, एट द एंड ऑफ द डे जो तमाम पॉजिटिविटी थी, जो तमाम अच्छी चीज़ें थी, वो स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी प्राइजन हो चली हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो एक रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो होता है ना, करंट लेवल्स में मैं कह रहा हूँ, वो रिस्क की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। ब्रोकरेज हाउस ने जो रिपोर्ट कही है, और सिर्फ मोतीलाल ओसवाल ने नहीं दोस्तों, 2-3 अन्य रिपोर्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। और एट द एंड ऑफ द डे ये आपका फैसला होगा कि स्टॉक में बचना चाहिए या स्टॉक को बेच देना चाहिए। ठीक है, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन ही नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, जो आर्टिकल्स पढ़े, उसे कंपाइल करके आपके साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और अगर आप स्टॉक में निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल में दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपके कोई कमेंट सेक्शन में आपको कोई ऐसा लगता है कि भाई मुझे ये स्टॉक के बारे में समझना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। बट सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा, ताकि हर एक स्टॉक की जब मैं एनालिसिस रिपोर्ट लाता हूँ तो वो आपके नोटिफिकेशन बार पे आ जाए दोस्तों। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये वीडियो 2 पार्ट में होगा दोस्तों। सेकंड पार्ट में तमाम एनालिसिस करूँगा। बस वीडियो को पूरा प्लीज़ देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस स्पेसिफिक आईटी स्टॉक में बहुत सारे रिटेल निवेशक वो हैं दोस्तों। और अब इतना ज़्यादा ये चल चुका है कि बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव लगता है। लोग लगते हैं जो प्राइस मोमेंटम है इस पर हम काफ़ी अच्छे और रिटर्न कमा सकते हैं, और वही फिर प्रॉब्लम करता है एक, आप कह सकते हैं, लॉस मेकिंग का। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, भले टुकड़ों में देखिएगा, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है स्पीड में थोड़ा देख लीजिएगा, 1.25x और 1x करके, लेकिन वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करेगा। तो अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, आप यहाँ देखें तो निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ तक लगभग 95, जी हाँ दोस्तों, 95% से भी ज़्यादा के रिटर्न अपने निवेशकों को दे चुका है। और अभी अभी जो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है उसमें टारगेट की बात नहीं करने वाला दोस्तों, मैं ये कहने वाला हूँ कि यहाँ से इतने ज़्यादा रिटर्न के बाद क्यों तमाम जो ब्रोकरेज हाउस हैं, प्लस आप कह सकते हैं जो एनालिस्ट भी, वो ये कह रहे हैं कि जो जेंसर टेक है, वो तमाम जो पॉजिटिव न्यूज़ है अब ऑलरेडी इसके शेयर प्राइस में प्राइस इन हो चली हैं। और यहाँ से जो रिस्क और रिवॉर्ड का जो रेशियो होता है ना, वो रिस्क की तरफ आपको ज़्यादा मिलेगा। और वो निवेशक जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्यों ये लेवल उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। देखिए, जेंसर टेक में अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने लगभग 2 से 3 वीडियोस बनाए हैं, और ये जो 201 रुपये का 52 वीक लो है ना दोस्तों, इसके आसपास भी, फिर जब ये 350, आप कह सकते हैं 320-300 के आसपास गया था, मैंने प्रॉफिट बुक की, वापस से 245 के आसपास इस पर खरीदारी करके इस स्टॉक को लगभग आप कह सकते हैं 375 के आसपास मैंने सेल कर दिया है दोस्तों। करेंटली जेंसर टेक में मेरी पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है, क्योंकि पर्सनली आप मेरी पर्सनल राय पूछेंगे, मुझे लगता है जेंसर टेक यहाँ से अगर ऊपर चला भी जाता है दोस्तों, तो भी मुझे कोई आप कह सकते हैं गिला शिकवा नहीं है। लेकिन पहला तो 400 ह्यूज रेजिस्टेंस, और यहाँ से भी दोस्तों जो 440 के आसपास है ना, इसके लिए एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ से मुझे कोई बहुत ह्यूज रिटर्न मिले ऐसा मुझे नहीं दिखता। ठीक है, तो जेंसर टेक क्यों निवेशकों को यहाँ से थोड़ा सा डराने वाला है, क्यों यहाँ से एक बड़ी गिरावट आ रही है, एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की चीज़ों में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों Q4 के नंबर्स को डिकोड करते हैं क्विकली। तो देखिए,
जेंजा टेक की जो सबसे बड़ी जो तेज़ी आई ना, वो क्वार्टर फोर में जो ये इनको मार्जिन एक्सपेंशन मिला 324 बेस पॉइंट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इसने बड़ा हेल्प किया। जबकि जो रेवेन्यू दोस्तों वो बहुत ज़्यादा फ्लैट रहा सिक्वेंशली 40.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म पे, ठीक है। और द स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल मार्जिन इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग द क्वार्टर वॉज ऑन अकाउंट ऑफ लोअर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, हाई यूटिलाइजेशन, बेटर प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस मिक्स। देखिए इस बार जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग रहा, जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो चार्जेस थे वो काफ़ी कम मिले। कंपनी ने बहुत इफिशिएंटली, बहुत शानदार यूटिलाइज किया अपनी वर्कफोर्स का, और प्रोडक्टिविटी और शानदार बिजनेस मिक्स के दम पे कंपनी ने मार्जिन को बहुत ज़्यादा अच्छा किया। और देखिए जिस तरह के सरप्राइजिंगली पॉजिटिव मार्जिन थे, इसको बाजार ने बहुत ज़्यादा शानदार से लिया, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि जो मार्जिन है दोस्तों, वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो मिड टीन लेवल्स पे रहा करेंगे दोस्तों, इसी रेंज में रहेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। अब आप देखिए जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस है और पिरामिड आप कह सकते हैं रियलाइजेशन और यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट जो आने वाले समय में लगातार हम सबको होती दिखाई देगी, ठीक है। आप देखिए वी हैव फैक्टर्ड इन EBITDA, ठीक है, कैसे इतने लेवल्स पे। और प्रॉब्लम क्या है, देखिए अब प्रॉब्लम की बातें करते हैं। ये तो हो गया देखिए चली गई चीज़ें, जो भी पॉजिटिविटी होनी थी, जो भी अच्छी चीज़ें होनी थी वो पास्ट में। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? प्रॉब्लम दोस्तों सॉफ्टनेस कहाँ पर? कंज्यूमर सर्विस में, बैंकिंग में, और जो इमर्जिंग वर्टिकल दोस्तों वॉज ऑफसेट बाय रिकवरी इन इंश्योरेंस, हाईटेक एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल। जो आप कह सकते हैं जो सॉफ्टनेस देखने को मिली ना, वो किस चीज़ को ऑफटेक कर गई? जो हाईटेक और मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल है उसने काफ़ी अच्छा किया। मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले समय इनका कंज्यूमर और जो हाईटेक वर्टिकल है वहाँ पे चैलेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, और अनसर्टेनिटी और जो करंट डिमांड एनवायरनमेंट है और जो डिसीजन मेकिंग में डिले है, ये जो लाइन है दोस्तों डिले इन डिसीजन मेकिंग, अभी आपको हर एक आईटी कंपनी से दिख रही होगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो क्वार्टर वन के नंबर्स आने वाले ना आने वाले समय में, उससे पहले ये जो कंपनीज है वो खास करके वो आईटी कंपनीज जो पिछले एक साल के अंदर बहुत शानदार रिटर्न दे चुके हैं, उसमें आपको या तो मैं कहूँगा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और अगर आपका विजन 2 से 3 सालों में आपको निचले स्तरों में, तो उसको चुपचाप खरीद के रखे रहिए दोस्तों। न्यू इन्वेस्टमेंट इन स्तरों से मुझे सही नहीं लगता, ठीक। अब आते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि मोतीलाल ओसवाल ऐसा क्या देख लिए। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल ने ना इन डाउनग्रेड कर दिया जेंजा टेक्नोलॉजी को, पहले बाय की रेटिंग थी और उसे अब न्यूट्रल कर दी दोस्तों। क्यों? जो ग्लोबल रिसेशनरी फियर है दोस्तों, ये 24 की ग्रोथ को बहुत बड़ी स्तरों पे तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, जेंजा टेक्नोलॉजी का मानना है कि इन स्तरों पे जहाँ पे जेंजा टेक काम कर रहा है वहाँ से अब जो बाइंग की रेटिंग थी उसे न्यूट्रल कर दिया गया है, क्योंकि जो ग्लोबल रिसेशन है, जो ग्लोबल में एक मंदी आने की बात चल रही है, उसके कारण 24 फाइनेंशियल 24 की ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक कह सकते हैं झटका खाएगी। और जो टारगेट प्राइस रखा गया है 390, और ये तो ऑलरेडी टच हो चुका है दोस्तों, 396 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मैंने दिखाया। और ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है दोस्तों ये करंट लेवल पे स्टेबलाइज हो जाएगी, और इनका जो पीक एबिटा मार्जिन है वो लगभग 15% के आसपास रहने की बातें कही जा रही हैं। और जो नियर टर्म अर्निंग ड्राइवर है दोस्तों शुड रिजल्ट इन अर्निंग ग्रोथ टू मिरर द वीक टॉप लाइन परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। आप देखिए जो नियर टर्म कैटलिस्ट दोस्तों वो ऑलरेडी प्राइस हो चुकी है स्टॉक प्राइस में, मोतीलाल ओसवाल का ही कहना है। और मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा सही लग रही है। मुझे ये लग रहा है कि जो भी पॉजिटिव ट्रिगर थी, जो भी अच्छी चीज़ें थी, वो ऑलरेडी शेयर प्राइस में प्राइस इन हो चली हैं दोस्तों, ठीक है। आगे यहाँ पाएंगे एंड इट इज़ ट्रेडिंग फुल वैल्यूएशन, और वो एक कंप्लीट वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत कम रूम छोड़ता है दोस्तों, लिटिल रूम आने वाले फर्दर अपसाइड की। और यही कारण है स्टॉक की जो प्राइस है, कह सकते हैं यहाँ परफॉर्मेंस यहाँ से डाउनग्रेड की जा रही है, ठीक है। ये आगे कहते हैं फर्म ऑल्सो फोरकास्ट अ म्यूटेड ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ फॉर जेंजार ड्रैग्ड बाय एन एलिवेटेड सेंसिटिविटी टू मैक्रो हेडविंड। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले साल में जो फाइनेंशियल 24 की रेवेन्यू ग्रोथ होगी वहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर की वृद्धि है वो म्यूटेड होती दिखाई देगी, क्योंकि मैक्रो चैलेंजेस बहुत बड़े स्तरों पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे आप देखेंगे जो जेंजार है वो भी स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों बहुत सारे हेडविंड्स। देखिए
जब भी आप कोई रिपोर्ट पढ़ेंगे और आपको अगर हेडविंड सुनाई देती है, और मैं अक्सर रिपोर्ट में बोलता हूँ, हेडविंड होता है दोस्तों जो सामने से हवा आती है, यानी एक कंपनी के लिए वो नेगेटिव एक एनालॉजी यूज़ की जाती है। और टेलविंड जो अक्सर आप पढ़ेंगे मतलब वो किसी कंपनी के लिए पॉजिटिव रहती है। तो जेंसर टेक्नोलॉजी काफ़ी लंबे समय से कुछ बहुत सारे हेडविंड शेयर आप कह सकते हैं देख रहा था, बहुत नेगेटिव देख रहा था, विच सॉ शार्पली अंडर परफॉर्म बाय इट्स पीयर, जो अपने आप कह सकते हैं पीयर कंपनी जो इसी क्षेत्र में काम करती कंपनी के मुकाबले बहुत बड़ी अंडर परफॉर्म कर रही थी। कंपनी का कंपाउंड जो एनुअल ग्रोथ रेट रहा है दोस्तों वो 4.8% रहा है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से 170 बेसिस पॉइंट कम है दोस्तों। इतना ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि अगर आने वाले समय कंपनी 8% की CAGR से टारगेट अचीव करती है ना 25 में, तो भी जो ग्रोथ रेट है ये सबसे लोएस्ट रहेगी इनके IT सर्विसेज के कवरेज में। तो समझ लीजिए अगर फाइनेंशियल 25 तक 8% की CAGR को भी वो अगर अचीव करता है तो भी वो अपने पीयर से सबसे कम रहेगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ, जब जेंसर टेक बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा था ना, बहुत गिर रहा था, तो मैंने कहा था और लगातार वीडियो बनाई थी, इवन मेंबरशिप में मैंने कहा था कि ये जो स्टॉक है ना जेंसर टेक, वो तमाम निगेटिविटी को प्राइस इन कर चुका है। यहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिविटी स्टॉक को रीरेट कर सकती है, और ऐसा ही हुआ Q4 के नतीजों में दोस्तों, ठीक है। आगे ये बोलते हैं आने वाले समय में ना बहुत सारे हेडविंड आपको दिखेंगे। क्या? देखिए कंपनी का जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर क्लाइंट है दोस्तों, है पॉइज्ड ऑनगोइंग चले, आने वाले समय में उसे चैलेंजेस होंगे ही दिख रहे हैं, जिसके कारण एक डाइल्यूजन आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल कंसोलिडेटेड CAGR में 18 से 23 में। और मोतीलाल ओसवाल ये भी ऐड करता है दोस्तों कि जो क्लाइंट आउटलुक है ना बहुत हद तक ब्लर हो जा रहा है, यानी कोई परफेक्ट बातें नहीं चल रही हैं, क्योंकि जो मैक्रोज हैं वो बहुत ज़्यादा एडवर्स हैं, और मैनेजमेंट डजंट एक्सपेक्ट क्लाइंट फ्रॉम दीज फैक्टर टू कंट्रीब्यूट इन फाइनेंशियल 24 रेवेन्यू ग्रोथ। और यही कारण है कि जो फाइनेंशियल 24 की ग्रोथ है उसे बहुत हद तक म्यूटेड कहा जा रहा है। आगे आप देखिए जो नुवामा इंश्योरेंस इक्विटीज है ना, उसने भी ये बात हाईलाइट की है, सम फैक्टर्स लाइक जो हाई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है ना जेंसर का, वो नेगेटिव है। हाई एक्सपोजर साउथ अफ्रीकन रैंड में है दोस्तों, जहाँ पर सप्लाई साइड इश्यूज हैं, ये बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं। और द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन USA में पोज अ रिस्क टू जेंसर ग्रोथ, यानी साउथ अफ्रीका प्लस USA में जो प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों, जो दिखेंगी आने वाले समय में, उसका बहुत निगेटिव असर आपको इसमें देखने को मिलेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब ना दोस्तों जो लार्ज कैप जैसे स्टॉक्स हैं ना IT के, जो अभी भी तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो अभी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो खरीदारी के लिए बहुत अच्छे मौके हो सकते हैं, ठीक है। आप आगे देखेंगे मार्जिन टचेस सीलिंग, ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए मोतीलाल ओसवाल ने इस बात को लेकर के अपलॉड यानी प्रशंसा की है जेंसर की कि उसने अपने मार्जिन को बहुत अच्छा बढ़ाया है, इंप्रूव किया है लास्ट गुड क्वार्टर में, जिस कारण जो मैंने आपको बताया सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कम किया, यूटिलाइजेशन बढ़ाई, ये तमाम चीज़ों में। और नुवामा भी इस बात को एग्री करता है कि मोस्ट ऑफ द लो हैंगिंग फ्रूट हैव ऑलरेडी बिन प्लग्ड, जो भी आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी होनी थी ऑलरेडी प्राइस इन हो चली है दोस्तों, ये चीज़ें हैं। तो आप एक चीज़ समझ लें कि यहाँ पर बात ना जो पॉजिटिविटी है, जो भी आप कह सकते हैं प्राइस इन होती चीज़ें वो हो चली हैं। ये यहाँ कोई नहीं कह रहा कि जेंसर यहाँ से क्रैश होकर वापस 200 चला जाएगा, नहीं, यहाँ से कोई बहुत बड़ी रैली आए इसके चांसेस बहुत कम है। और इतना ही नहीं, आप अगर आगे देखेंगे, ये बात उन्होंने अपने रिपोर्ट में भी कही है, क्या? एडवर्स मैक्रोज ब्लरिंग नियर टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी। अब ये नियर टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी में प्रॉब्लम क्या है? आप देखिए यहाँ पे कि जेंसर टेक जो है वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ चैलेंजेस फेस कर रहा है पिछले 6 सालों से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंदर जाएंगे ना तो पिछले 6 सालों से बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस कर रहा था जेंसर टेक, और फाइनेंशियल 17 से लेकर के 23 तक ना मात्र 4.8% CAGR में चला है, जो कि एक ग्लोबल इंडस्ट्री CAGR 6.5% से भी कम है। और देखिए जब स्टॉक ना चले ना और उसमें बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस हो, तो उस चीज़ को समझिए कि वो कहाँ मार खा रहा था। और यही कारण है कि जेंसर आपको 200 रुपये जैसे लेवल्स में दिख रहा था दोस्तों। आप देखिए फाइनेंशियल 23 में ना बहुत मॉडेस्ट ग्रोथ दिखाने के बावजूद एक आप कह सकते हैं एक्सपेक्ट
ऑन गोइंग चैलेंजेस फाइनेंशियल 24। रीज़न क्या है? मैक्रो हेडविंड्स और डिफिकल्टीज इन मैनेजिंग द टॉप अकाउंट। इनके जो टॉप अकाउंट क्लाइंट हैं दोस्तों, उनको मैनेज करना आने वाले समय में बहुत रहेगा। और अगर कोई भी कैंसिलेशन आता है तो जेंजार जैसी छोटी कंपनीज के लिए कि ये बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। या क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी बात करी भाई 8% CAGR बढ़ता है फाइनेंशियल 25 में तो भी कंपनी से कम रहेगा। मैनेजमेंट्स की जो कमेंट है दोस्तों वो ये सजेस्ट करती है कि ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन आएगी ग्रोथ की, ठीक है, और इट्स एस्पिरेशन ऑफ अलाइनिंग द कंपनीज टॉप लाइन ग्रोथ विद द टॉप क्वार्टर पेयर इज प्रोजेक्ट टू बी रियलाइज बाई 26-27। और जो फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 है वहाँ तक आते आते ही इंडस्ट्री के एवरेज के साथ एक कंपनी अपने आप को मिक्सअप कर पाएगी टॉप लाइन ग्रोथ में। ये कंपनी के कमेंट से डिकोड किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे आप पाएंगे मार्जिन है पीक आउट कंट्रोल लेवल। जो मार्जिन है दोस्तों वो अब पीक आउट हो चले, यानी जितना उनको हाईएस्ट जाना था वो यहाँ से जा चुके हैं। आप देखिए जेंजार जो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड कंपनी दोस्तों इन अवर कवरेज ड्यू टू कॉन्स्टेंट सप्लाई साइड एनवायरनमेंट 2023, क्योंकि जो सप्लाई साइड इश्यूज है ना 22 और 23 में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट हुई थी उस चीज़ से वो जेंजार थी। कंपनी दोस्तों लॉस भी रजिस्टर्ड किया था दोस्तों आप कह सकते हैं 600 बेसिस पॉइंट का, क्योंकि राइट साइजिंग इट्स हायरिंग इंजन और फुलफिलमेंट डिमांड एट हाई कॉस्ट। देखिए जिस तरह के जो टैलेंट को रखने के लिए जो पैसे देने पड़ते हैं ना वो आज के समय में बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता चला जा रहा है, ठीक है। हाँ, कंपनी ने एक बहुत कमेंडेबल जॉब किया है मार्जिन को रिकवर करने में पिछले 2 क्वार्टर में, और रीज़न जॉब को पहले मैंने बताया, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि ये जो चैलेंजेस की बात हो रही है वो क्यों हो रही है। इतना ही नहीं, मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या कहा है उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए मेरी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है भाई कि डबलिंग हम साइज कर लेंगे बिजनेस का बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, आप कह सकते हैं, या बिना किसी इन्वेस्टमेंट को ऐड करके या किसी नई ज्योग्राफी में जा करके, क्योंकि उनके पास काफ़ी हेडरूम है दोस्तों जो उनके ऑलरेडी जो 3 वर्टिकल है ना उसमें आगे बढ़ने की। तो एक ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बात करेंगे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो कंपनी इस बात का एक्नॉलेज यानी मानती है कि दैट व्हाइल इट हैड द राइट स्ट्रेटजी इन प्लेस, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए दोस्तों इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में अच्छे से। हाउएवर जो उनकी करेंट टीम की साइज और स्ट्रेंथ है दोस्तों, द कंपनी फर्मली बिलीव दैट, वो एक बहुत मजबूत इरादे से मानती है कि ये वो अपने एफर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाएगी अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। ओवरऑल जो डिमांड परसेप्शन दोस्तों वो काफ़ी हद तक मिक्स है। जो BFS है यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है और इंश्योरेंस सेक्टर है दोस्तों वो काफ़ी हद तक अच्छा कर रहा है, जबकि कंज्यूमर, हाईटेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोस्तों उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, खास करके यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, ठीक है। ये मैनेजमेंट अपने एनालिस्ट मीट में कह रहा था दोस्तों, ठीक। आगे है द एक्सपर्टीज दोस्तों जो डिज़ाइन कैपेबिलिटी है ऑफ गाइडवेयर हैव बीन इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड बाय इंश्योरेंस वर्टिकल। वो इंश्योरेंस वर्टिकल ने बहुत शानदार तरीके से इनका जो गाइड वायर है उसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया है। इसके साथ साथ कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ दोस्तों जो उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंज किया अपने अकाउंट हेड में, जिसके कारण इन एन इंक्रीज जनरेशन ऑफ लीड, जिसके कारण बहुत शानदार तरीके से लीड जनरेट हुई दोस्तों, ठीक है। आप देखिए एक तो बात कंपनी के माननी पड़ेगी कि इनकी जो सर्विस ऑफरिंग है ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। इनका जो M3BI जो इनका आप कह सकते हैं क्लाइंट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाइंट था और इनका जो रिलेशनशिप रहा है BSF सेक्टर में, लेकिन जेंजार टेक इज इफेक्टिवली ब्रिजिंग दिस गैप थ्रू इट्स क्रॉस सेलिंग सर्विसेज, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम शेयर विद इन द इंडस्ट्री, ठीक। और यहाँ से देखिए जेंजार टेक में आपको मैं यहाँ और नीचे तक ले जा सकता हूँ, लेकिन आपको इसको रोक के स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ करनी है, देखिए द फोकस इज ऑन प्रॉफिटेबल ग्रोथ irrespective of the size of the account. However, the management remain confident its ability to improve growth. देखिए मैनेजमेंट इस चीज़ को लेकर के तो कॉन्फिडेंट है कि हमारे में ग्रोथ बहुत अच्छी आने वाली है, स्पेशली इनकी जो टॉप 20 क्लाइंट है वहाँ से। टिपिकली ओनली मैक्सिमम ऑफ 5% रेवेन्यूज आर जनरेट फ्रॉम न्यूली ओपन अकाउंट इन अ गिवन ईयर। जो भी उन्होंने नए अकाउंट ओपन किए हैं वहाँ से मात्र 5% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, जबकि
95% इनकी एग्जिस्टिंग अकाउंट से आती है। तो एक चीज़ तो है, अगर ये 100 रुपये कमाती है तो 95% जो ये कंपनी दोस्तों जो 95 रुपीज़ है ये अपने एक्सिस्टिंग क्लाइंट से लाती है। बात करें एआई और थिंक की दोस्तों, तो देखिए कंपनी बहुत हद तक फोकस अपना बढ़ा रही है ग्रोइंग इट्स नॉन एन्युटी बिजनेस, यानी विच हैज़ इंक्रीज स्कोप फॉर प्राइसिंग इंप्रूवमेंट। प्राइसिंग इंप्रूवमेंट को लेकर कंपनी बहुत ज़्यादा आप सकते सोच रही है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन को एक बहुत बड़ा पोटेंशियल वो मानती है, जिसके कारण वो अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है दोस्तों एन्युटी कंपोनेंट और ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम, यानी जिससे जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो काफ़ी हद तक एनुअली बढ़ते दिखाई देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन को अच्छे से यूज़ करने के। लेकिन once the annuity composition removed from the revenue stream, it is difficult to compensate for the effort and resources invested in the building। ठीक है, लेकिन भैया आपको ये सब करने के लिए पैसे भी चाहिए। तो देखिए अभी बहुत सारे चैलेंजेस अब दिखेंगे। जो पॉजिटिविटी होनी थी वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चली है, और यहाँ से आप ये मत सोचिए कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको यहाँ से रिटर्न मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आप कह सकते हैं, एक बहुत ही कंप्लीट एनालिसिस आपकी ज़ेंजा टेक के साथ करनी थी, क्योंकि बहुत सारे निवेशक खास करके जो रिटेल निवेशक हैं वो ज़ेंजा टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टेड हैं, बहुत हद तक स्टॉक में रखे हुए हैं, और उन्हें ये पता होना चाहिए भाई कि स्टॉक में वो निवेश कर रहे हैं उसके क्या चैलेंजेस है, क्या पॉजिटिविटी है। देखिए कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी। अगर आप स्टॉक में निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आ सकती है। तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।